दोस्तों जरा सोचिए, आज से लगभग 4500 वर्ष पूर्व भारत में एक ऐसी सभ्यता थी जहाँ चौड़ी सड़कें थी, पक्के ईंटों के मकान थे, हर घर में जल निकासी की व्यवस्था थी और दूर दूर देशों के साथ व्यापार होता था। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि इतनी विकसित सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हो गई? इन्हीं सभी सवालों का जवाब हमें इस अध्याय में मिलेगा। इस पूरे लेक्चर में हम हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में जानेंगे, उसकी नगर योजना के बारे में जानेंगे, कृषि के बारे में जानेंगे, व्यापार के बारे में जानेंगे, धर्म के बारे में जानेंगे, लिपि और इसके जो पतन के कारण थे, इन सब को हम समझेंगे। साथ ही जो हमारी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। तो हम बिना किसी देरी के आज का अध्याय शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लेक्चर्स होते हैं उसको शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। हम इस चैप्टर में या अपने यूट्यूब चैनल पर आपको सभी प्रकार के कंटेंट उपलब्ध कराएंगे जो आपकी परीक्षा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो जो एनसीईआरटी का कक्षा 12 का इतिहास का जो पहला अध्याय है, ईंट, मंदिर तथा अस्थियां, इसके विषय में हम अध्ययन करते हैं। आप लोग जैसा जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है भारत की एक प्राचीन सभ्यता थी, एक विकसित सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, उसी के विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो जो ये सभ्यता थी ये लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक जो है अपने परिपक्व रूप में विकसित रही। कब से कब तक? 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, जो इसका परिपक्व रूप रहा वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक रहा। इसका विस्तार कहाँ कहाँ से कहाँ तक था? इसका विस्तार मित्रों पाकिस्तान, जो वर्तमान का पाकिस्तान था वहां पे था, पंजाब में था, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, शिमला के सभ्यता के जो अवशेष पाए जाते हैं पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। अब इसकी खोज की बात आती है, तब इसकी खोज की गई। तो जो हड़प्पा सभ्यता की खोज थी वो 1921 ईस्वी में हुई। इसमें सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खुदाई की गई। प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे सही नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता ही है, क्योंकि हड़प्पा में सबसे पहले खुदाई हुई थी। इस कारण हड़प्पा सभ्यता इसका सही नाम है। ठीक है, इसी याद रखिएगा। और इसी के बाद जो था वो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को दोनों को जोड़वा राजधानी के रूप में कहा जाता है। तो जब ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर आए तो इन खोजों ने सिद्ध कर दिया कि भारत में अत्यंत विकसित नगर सभ्यता हजारों वर्ष पहले मौजूद थी। ठीक है, कौन कौन से इसके प्रमुख नगर थे इसको हम देखते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर थे इसमें हड़प्पा आता है हमारा, मोहनजोदड़ो आता है, धौलावीरा आते हैं, लोथल भी आता है, कालीबंगा। और विशेष बात है कि इन नगरों की जो योजना थी अत्यंत वैज्ञानिक थी। हर नगर की अपनी अपनी विशेषता होती है। ठीक है, और बड़ी वैज्ञानिक योजना के आधार पे नगर बसाए गए थे। और कहा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे
कि बहुत सी बातें जो है वर्तमान की नगरीय सभ्यता में दिखाई देती हैं। इस प्रकार की विकसित सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता का व्यापार भी जो है दूर देशों के साथ होता था। बंदरगाह भी थे यहाँ पे, सड़कें एक दूसरों को संपर्क पर काटती थी, सब विशेषता थी। तो इसको हम आगे चल के पढ़ते हैं। तो क्या थी इसकी विशेषता? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी कि हड़प्पा सभ्यता की जो नगर थे, इनकी योजना इसकी सुनियोजित नगर व्यवस्था थी। ठीक है, सड़कें यहाँ पर एक दूसरे को जो है समकोण पर काटती थी। मकान जो था वो पक्की ईंटों से बने होते थे और लगभग प्रत्येक घर में स्नानागार और जल निकासी की व्यवस्था थी। ठीक है, प्रत्येक घर में और पूरी बस्ती में ढकी नालियां बनाई गई थी और जिनकी नियमित सफाई भी की जाती थी। कुल मिला के जो हड़प्पा सभ्यता थी, ये विश्व की सबसे विकसित और सुनियोजित सभ्यताओं में से एक थी हड़प्पा सभ्यता हमारी। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अब इसमें हम महान स्नानागार की चर्चा करना चाहेंगे। मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध जो है निर्माण था वो महान स्नानागार है। ये पक्की ईंटों से बना एक जलाशय था। इसके चारों ओर कमरे और सीढ़ियां बनी थी। फर्श को जलरोधी बनाने के लिए बिटुमेन का प्रयोग किया गया था। इतिहासकारों का मानना है कि इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं सामूहिक स्नान के लिए किया जाता था। फिर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग आपातकाल के लिए अन्न का भंडारण भी करते थे। यहाँ की जो कृषि थी बड़ी उन्नत अवस्था में थी और सुव्यवस्थित प्रशासन का संकेत थी। तमाम प्रकार के अनाज उपजाए जाते थे। कौन कौन से अनाज उपजाए जाते थे? यहाँ मुख्य रूप से गेहूं, जौ, मटर और कपास की खेती होती थी। जो विश्व का सबसे पहले कपास की खेती का प्रमाण मिला है इसी स्थान पे मिला है। और हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो कपास को सिंडन के नाम से पुकारते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन, भेड़ बकरी पशुपालन भी करते थे। कौन कौन से पशु पालते थे तो हम देख लेते हैं। यहाँ के लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता पालते थे। बैलों का उपयोग खेती और परिवहन दोनों में किया जाता था। और फिर देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का व्यापार भारत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ था। मेसोपोटामिया के साथ फैला हुआ था। व्यापार में बहुत सी वस्तुएं मिली हैं जिनमें मनके हैं, आभूषण हैं, इसमें तांबे की वस्तुएं हैं और सूती वस्त्र प्रमुख रूप से है। ठीक है, कुल मिला के हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। नगरे जो यहाँ की सड़कें थी एक दूसरों के सड़क पर काटते थे। घरों के दरवाजे और खिड़कियां इस प्रकार होते थे ताकि जो है हवा का आवागमन अधिक अच्छी तरीके हो सके। नालियां ढकी हुई होती थी और कुल मिला के सड़कों की सफाई का उचित जो है प्रबंध किया जाता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का व्यापार दूर देशों के साथ होता था, मेसोपोटामिया के साथ होता था। ठीक है, यहाँ पे लोथा लोथा एक प्रमुख बंदरगाह नगर था, आप लोग जानते हैं। अन्नागार मिला हुआ जैसे हमने बताया मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। सॉरी, स्नानागार मिला हुआ है, स्नानागार का उपयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण टॉपिक है, आगे देखते हैं। इसके जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं एक बार हम देख लेते हैं। तो जो इसका सबसे बड़ा नगर था वो था हमारा धौलावीरा। ठीक है, तो सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मोहनजोदड़ो था। इसका प्रमुख बंदरगाह लोथल था। अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। सबसे अधिक हड़प्पा स्थल कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर से एक बार इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। तो परिपक्व हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है? 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसकी नगर योजना हमने बताया वैज्ञानिक थी। पक्की ईंटों का व्यापक उपयोग होता था। उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था थी। तो कृषि, व्यापार और शिल्पकला अत्यंत यहाँ पे विकसित थी। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं।
यहाँ के उद्योगों के विषय में हम चर्चा करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे उसके शिल्पकार थे। वे मनके बनाते थे, आभूषण बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, तांबे एवं कांसे के औजार तथा सुंदर मूर्तियां बनाते थे। चन्हू, दड़ो और लोथल मनके बनाने के यहाँ पे प्रमुख केंद्र थे। ठीक है। फिर मोहरों की बात करते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट वस्तुओं में वहाँ की मोहरें शामिल थी। तो जो मोहरें बनी थी किससे बनी थी? प्रायः स्टिया टाइट से बनी थी, जिसको हम सुपर स्टोन भी कहा जाता है। स्टिया टाइट से बनाई जाती थी। ठीक है। और इन पर जो है पशु की आकृतियां और हड़प्पा लिपि भी अंकित मिलती थी। प्रमुख पशुओं में कौन कौन से जो हड़प्पा की मोहरों के हैं? एक सिंग वाला बैल है, जिसे यूनिकॉर्न बोलते हैं। बैल, हाथी, गैंडा और भैंसा शामिल है। तो मोहरों का उपयोग किस लिए किया जाता था? मोहरों का उपयोग व्यापार के लिए करते थे, पहचान के लिए करते थे और वस्तुओं पर स्वामित्व के चिन्ह के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसका कारण था इसका कोई भी द्विभाषी अभिलेख अभी मिला नहीं। और ये मुख्यतः मोहरों पे, ताम्र पट्टिकाओं पे और मिट्टी के बर्तनों पर मिलती थी। ठीक है। लिपि न मिलने के कारण जो है उनके शासन, धर्म और साहित्य की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। केवल एक प्रमाणिक सामग्रियां नहीं मिली हैं, लेकिन फिर भी जो है रिसर्च के आधार पर, खुदाइयों के आधार पर या कुछ अन्य विशेषताओं के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं। अब यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के धर्म और आस्था के विषय में हम चर्चा करना चाहेंगे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में जो है विशाल मंदिरों के प्रमाण नहीं मिले हैं। फिर भी कुछ धार्मिक मान्यताओं के संकेत हमको प्राप्त होते हैं। कैसे धार्मिक मान्यता है? यहाँ पे माता देवी की मूर्तियां मिली हैं, मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। ठीक है। माता देवी की उपासना वो करते थे। हड़प्पा सभ्यता में एक ऐसी भी मोहर मिली है जिसमें एक योगासन पर बैठे पुरुष का चित्र है, जिसे कई विद्वान क्या कहते हैं? पशुपत या शिव का प्रारंभिक रूप मानते हैं। तो जो बाद में वैदिक सभ्यता में शिव का रूप आया, वो हड़प्पा सभ्यता से ही आया हुआ है। ठीक है। इसी प्रकार पीपल के वृक्ष तथा पशुओं के प्रति श्रद्धा का संकेत भी मिलता है। ठीक है। अब हम उनके दफनाने की विधि पर जानकारी प्राप्त करते हैं कि उनको किस तरीके से दफनाया जाता था। तो इसकी जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे मृतकों को सामान्यतः कब्र में ही दफनाया जाता था और उनके कब्र के साथ क्या मिट्टी के बर्तन रख देते थे, आभूषण और दैनिक उपयोग की कुछ वस्तु भी रख देते थे। इसके प्रमाण हमको मिले हैं। ठीक है। यहाँ पे कहीं कहीं मानव के साथ कुत्तों के दफनाने का भी साक्ष्य मिला हुआ है। तो इससे क्या परिलक्षित होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मृत्यु के बाद भी जीवन में किसी न किसी रूप में विश्वास रखते थे। ठीक है। तो पुनर्जन्म की अवधारणा का संकेत भी देखा जाए तो वहीं से मिलता है। क्योंकि मृत्यु के बाद भी जीवन है, तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब यही हुआ कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ अंत से जुड़ा रहा होगा। तो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? हड़प्पा सभ्यता की मोहरें प्रायः किससे बनाई जाती थी? हमारा है स्टेयाटाइट से, इसको हिंदी में शलखड़ी बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है अभी तक बच्चों पढ़ी नहीं जा सकी है। तो हड़प्पा सभ्यता में माता देवी की मूर्तियां और पशुपति की जो मोहरें प्राप्त हुई हैं, वो हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक विश्वास के बारे में बताती हैं। तो मन के बनाने के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? छन्नू, दड़ो और लोथल था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ी पुनरावृत्ति में इसमें हम कह सकते हैं कि हड़प्पा के लोग जो थे वो कुशल शिल्पकार थे। ठीक है। मोहरें जो थी वो व्यापार और पहचान का महत्वपूर्ण साधन थी। लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। धर्म के बारे में जानकारी मुख्यतः पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। ठीक है। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं फिर। अब मित्रों, हम हड़प्पा सभ्यता के पतन पे आते हैं कि इतनी महत्वपूर्ण और विकसित सभ्यता थी, फिर भी उसका पतन हो गया। इसके पतन क्यों हुआ? जब इस पे विचार करते हैं तो इसका कोई एक निश्चित कारण नहीं था। इतिहासकारों का मानना है कि इसके पीछे कई कारण एक साथ जिम्मेदार हो सकते हैं। कोई एक कारण को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। हड़प्पा सभ्यता का जो पतन था वो विभिन्न कारणों का सम्मिलित परिणाम था। कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण थे इस पर हम देखते हैं। पहला जो है जलवायु परिवर्तन। ठीक है। समय के साथ जो है जलवायु परिवर्तन हुआ
विद्वानों का मानना है वर्षा कम होने लगी और कई क्षेत्रों में सूखी जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। इसका प्रभाव कृषि और जनजीवन पर भी पड़ा। फिर जो दूसरा कारण है वो नदियों का मार्ग बदलना। क्या इसमें कहा गया है, देखते हैं कि जो नदियां थी घग्घर हकरा नाम से, जिसको जो कई विद्वान है वो प्राचीन सरस्वती से जोड़ते हैं। सरस्वती नदी का जो है प्राचीन नाम घग्घर हकरा। जैसे नदियों के मार्ग में परिवर्तन हुआ, ठीक है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर जो है नदियों के किनारे बसे हुए थे। जब नदियों ने मार्ग बदला तो पानी की दिक्कतें आई। जल की कमी के कारण क्या हुआ, नगर धीरे धीरे खाली होने लगे। कतिपय विद्वान हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ को भी मानते हैं। मोहनजोदड़ो जैसे नगरों में बार बार बाढ़ आने के प्रमाण मिले हैं। स्वाभाविक है, जब बाढ़ आएगी तो जो मकान होंगे, सड़कें होंगे और सार्वजनिक भवन जो होंगे क्षतिग्रस्त भी होंगे। समस्याएं बार बार खड़ी होती थी, लोगों ने वहां से पलायन कर दिया होगा, ठीक है, अन्यत्र बस गए होंगे। तो जो मोहनजोदड़ो नगर था धीरे धीरे खत्म हो गया। फिर चौथा है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग। क्या मतलब हुआ इसका, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ लकड़ी और अन्य संसाधनों का अधिक उपयोग हुआ, जिससे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ा, ठीक है। व्यापार में गिरावट आई। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार कम होने से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई और नगरों की समृद्धि घटने लगी, जिसके कारण क्या हुआ, नगर अब पतन के कगार पे आने लगे और धीरे धीरे सभ्यता का पतन हो गया। अब एक महत्वपूर्ण थ्योरी आती है, कुछ विद्वान मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ विदेशी आक्रमण के कारण हुआ। क्या रोल था इसके विषय में हम जानते हैं कि कुछ विद्वानों ने कहा कि आर्यों के आक्रमण के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, लेकिन इस थ्योरी को आज के अधिकांश इतिहासकार नहीं मानते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता का पतन था वो किसी एक आक्रमण के फलस्वरूप नहीं था, बल्कि एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया थी, न कि किसी एक घटना का परिणाम। इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी विकसित सभ्यता जो है वो किसी एक विदेशी आक्रमण के कारण नहीं पतन हो पाएगा, ठीक है। वो सम्मिलित परिणाम थी, धीरे धीरे पतन हुआ, क्रमशः पतन हुआ। किसी भी बड़ी सभ्यता को अचानक नष्ट करना किसी आक्रमण के फलस्वरूप बहुत ही कठिन बात है। वर्तमान में हम देखते हैं कि अमेरिका जो है इतना शक्तिशाली मुल्क है, ईरान उसके मुकाबले कुछ नहीं है, छोटा है, और अमेरिका लाख भी कोशिश कर दे लेकिन वो ईरान को मिटा नहीं पाएगा, ठीक है। तो किसी एक आक्रमण, भले कितना विध्वंसक आक्रमण हो जाए, लेकिन अकस्मात किसी सभ्यता और संस्कृति को जो है नष्ट करना उसके बस की बात नहीं है। तमाम कारण होते हैं जो धीरे धीरे होते हैं और क्रमशः होते हैं, तब जाके कोई महत्वपूर्ण सभ्यता हमारी जो है समाप्त होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पुरातत्वविद जो है इसकी जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी जानकारी, पुरातत्व इसकी जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से मित्रों कई सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। जैसे पक्की ईंटों के भवन से इसके बारे में जानकारी मिलती है, मिट्टी के बर्तन यहाँ पे मिले हुए हैं, इससे हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मनके और आभूषण बनाने के सामान मिले हुए हैं, मोहरें मिली हुई है, मानव और पशुओं की अस्थियां मिली हुई हैं, औजार और धातु की वस्तुएं मिली हुई हैं। तो इन्हीं जो साक्ष्यों के आधार पर जो है इतिहास का पुनर्निर्माण किया जाता है, ठीक है। नई नई रिसर्च होती रहती है, शोध आते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप नई नई जानकारियां बदला करती हैं। बहुत सी मान्यताएं पहले सही लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारे ज्ञान का विस्तार होता है, शोध होता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, पुरानी मान्यताएं खत्म होने लगती हैं, नए नए शोध, नए नए रिसर्च आते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सी जो है कंफ्यूज होने की बात नहीं है। नई नई खोजों के फलस्वरूप पुरानी मान्यताएं समाप्त होती जाती हैं, इस प्रकार नए नए शोध आते जाते हैं, ठीक है। इसमें भी यही देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। कुल मिला के हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किसी एक कारण से सिद्ध नहीं हुआ है। जलवायु परिवर्तन भी था इसमें एक कारण, नदी का मार्ग बदलना, बाढ़ और व्यापार में गिरावट भी पतन के प्रमुख कारण माने जाते हैं।
तो हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन कैसे किया जाता है? मुख्यतः पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। हड़प्पा लिपि आज भी अपठित है। क्यों अपठित है? क्योंकि कोई विधिभाषीय अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है? जिस कारण जो है इसके विषय में हमको जानकारी नहीं मिल पाती है। ठीक है? उत्खनन के आधार पे जो प्राप्त सामग्रियाँ हैं, उसी के आधार पे अध्ययन किया जाता है और उसकी विशेषताएँ याद की जाती हैं। ठीक है? तो पतन के अनेक संभावित कारण हैं। विदेशी आत्मा का सिद्धांत जो है स्वीकार नहीं किया जाता है। तो जो पुरातत्व की वस्तुएं हैं वही जो है हड़प्पा सभ्यता को समझने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार हमने हड़प्पा सभ्यता की खोज के विषय में जानकारी प्राप्त की, उसकी नगर योजना, कृषि, व्यापार, धर्म के बारे में जाना, लिपि के बारे में जाना, शिल्पकला तथा पतन के प्रमुख कारणों का अध्ययन करना। इस प्रकार मित्रों हमने हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या पढ़ा? हड़प्पा सभ्यता का परिचय और खोज पढ़ा, इसके प्रमुख नगरों के विषय में जानकारी प्राप्त किया, इसकी नगर योजना के विषय में हमने जानकारियां लिया, जल निकासी व्यवस्था कैसी थी इसके विषय में भी जाने, मकान और भवन निर्माण के विषय में हम लोगों ने सीखा, व्यापार और शिल्प के विषय में जाने, मोहरे और लिपि के विषय में, कृषि और भोजन को धार्मिक मान्यताएं हुआ, सभ्यता के पतन के संभावित कारण क्या थे और पूरा जानकारियों तक कैसे पहुंचे। ठीक है? तो अंत में दोस्तों आज के लेक्चर में हमने हड़प्पा सभ्यता के परिचय और उसकी प्रमुख विशेषताओं को विस्तार से समझा। यदि ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो ऐसे ही एनसीईआरटी, यूजीसी नेट, टीजीटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण कंटेंट पाने के लिए हमारे देव कृष्णा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। ठीक है? धन्यवाद। अगले पार्ट में हम इसके वाईटी को अध्ययन करेंगे जिससे हमारी अवधारणा और ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो सके। ठीक है मैडम।